एवरीवन और गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द साइंस मास्टर ब्रिजेश ओझा। आज आप लोगों को बता के बड़ी खुशी होगी कि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो 700 प्लस में चले गए हैं और ऐसे ही आपका प्यार स्नेह मेरे साथ बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्लास 10th के वीडियो के साथ में फिर आज आपके साथ में मैं मौजूद हूँ। हमने पिछले जो टॉपिक पे जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी। आज हम दो टॉपिक और लेंगे जल्दी से और उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाने का कोशिश है यहाँ पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इसके ऊपर में बात करेंगे। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात करेंगे हम लोग। तो जल्दी से इस टॉपिक को लेते हैं और जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है। तो ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस विल डिपेंडेड। तो जैसे पहला हमारा है टॉपिक वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला जो इसका फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो कह रहा है सीधी सीधी एक रिलेशन आता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो कह रहा है कि जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। आप कहेंगे कि कैसे लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, करंट का फ्लो कैसे बाधित होगा, इसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। आप लोग घरों में अपने, अगर आपके घर में कोई डीसी फैन है जिसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करके चलाते हैं, तो अमूमन उसका जो वायर होता है जो बैटरी से कनेक्ट होता है वो लगभग 1 मीटर के बराबर उसकी लंबाई होती है। और उसको चिमटे के थ्रू, क्लिप्स के थ्रू हम लोग बैटरी के टर्मिनल्स के साथ में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करिएगा घर पे, इस वायर की लंबाई बढ़ा दीजिएगा और देखिएगा कि फैन की स्पीड पे क्या असर पड़ रहा है। जैसे जैसे आप वायर की लंबाई बढ़ाते जाएंगे जो पंखे की चलने की रफ्तार है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी उसमें जो अपोजिशन जो फोर्सेस हैं वो डेवलप होने लगे, करंट का फ्लो क्या होने लगा, उसमें कम होने लगा। तो करंट कम फ्लो करेंगे और अपोजिंग फैक्टर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि अब डीसी करंट है, सप्लाई ऑफ द करंट क्या है, फिक्स है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम लोगों ने बढ़ाया लेंथ वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है। दूसरा हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है यहाँ पे मोटाई, थिकनेस ऑफ कंडक्टर। जो भी वायर लेते हैं उसके कंडक्टर की थिकनेस या मोटाई को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हम लोगों ने बात करी, एक रिलेशन आता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। R यानी रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A से हम लोगों ने डिनोट किया। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक कोई वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू अपने आप क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। आपको ओम लॉ वाले वीडियो में लेकर के चलते हैं। वहाँ मैंने बताया कि 2 बीकर्स मैंने लिए थे, एक में मोटा पाइप लगा दिया और एक में पतला पाइप लगा दिया। एक में क्या किया मैंने, पतला पाइप लगा दिया था, ये पतला पाइप लगा दिया। अब दोनों में जो करंट की फ्लो होती है, जो वाटर का फ्लो होता है, वो मोटे में क्या होता है, ज़्यादा करंट, मोर करंट। इसमें ज़्यादा वाटर फ्लो कर रहा है या ज़्यादा करंट फ्लो कर रहे हैं। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेस करंट। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसा है, लेस करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर में।
तो करंट फ्लो करना किस बात पे डिपेंड कर रहा है, या वाटर फ्लो करना किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इसकी मोटाई के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, इस पाइप की मोटाई पे डिपेंड कर रहा है। अगर इस पाइप की मोटाई को अगर हम वायर की मोटाई में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, वायर की मोटाई यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा यानी करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और करंट ज़्यादा फ्लो करेगा यानी रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा, व्यवधान कम होगा, अपोजिंग फोर्सेस कम काम करेंगे। लेकिन अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया तो उसमें करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और करंट का फ्लो कम होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी वायर की मोटाई, जैसे हम लोग बात करें कि फ्यूज वायर जो हम लोग लगाते हैं घरों में, तो वो पतला वायर लगाते हैं उसमें, ताकि उसके ज़्यादा अगर वोल्टेज का करंट अगर उसमें सप्लाई हो, उसकी एक क्षमता है। जैसे हम लोग जनरली जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है तो उसमें हम लोग 5 एम्पियर के फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो उस 5 एम्पियर के फ्यूज़ में अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट अगर फ्लो करने लगे तो वो फ्यूज़ क्या होगा, उड़ जाएगा। लेकिन अगर बार बार अगर यही सिचुएशन होती रहती है, हम उसमें क्या करते हैं, एक मोटा वायर लगा देते हैं कि फ्यूज़ बार बार उड़े ना। तो मोटा वायर जब आपने लगा दिया तो यानी वो इसलिए उसमें से करंट फ्लो कर जा रहा है, मोटाई बढ़ने से करंट का फ्लो क्या हो गया, इजी फ्लो करने लगा, उसमें कोई अपोजिंग फोर्सेस काम नहीं किए और वो उड़ता नहीं है ज़्यादा वोल्टेज आने की कंडीशन में। उस कंडीशन में क्या होते हैं, हमारे घरों के बल्ब फ्यूज हो सकते हैं, फैन जल सकते हैं, तो जो भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए सही फ्यूज़ का यूज़ करना चाहिए हमें। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये दोनों चीज़ें हम लोग को दिमाग में रखनी है। तीसरा है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, इस बार में हम जानेंगे कि जो प्योर मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल्स, इनको हम लोग कहते हैं कि दे आर द गुड कंडक्टर, दे आर द गुड कंडक्टर। ठीक है, तो प्योर मेटल होंगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस इनका कम होगा। गुड कंडक्टर इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस, यानी इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा वो लेस रेजिस्टिव, यानी ये करंट का फ्लो इसमें क्या होगा, बहुत अच्छे से ये करंट को फ्लो करेंगे, तो ये बढ़िया से फ्लो करेंगे। लेकिन अगर मेटल के अलॉयस बना दें, जैसे निक्रोम वायर का यूज़ करते हैं हम लोग हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए, तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, यानी अपोजिंग फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो वैसे ही हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए हम लोग निक्रोम वायर या एलॉय का यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनका भी जो रेजिस्टेंस होता है हाई होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें हमारे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल या इंसुलेटर की बात करते हैं तो उनका भी रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यानी उसमें करंट के फ्लो को अपोज करने वाले फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल के ऊपर में भी डिपेंड करता है। हम सभी जानते हैं मेटल नॉन मेटल, पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी कम होता है। उसके बाद कॉपर वायर का होता है। तो इस तरीके से मटेरियल के ऊपर में भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और चौथा होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे कैसे भाई जानेंगे कि टेम्परेचर पे कैसे ये डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो कोई भी अप्लायंसेस को अगर ज़्यादा देर तक का यूज़ करते हैं हम लोग तो देखते हैं कि वो हीट अप हो जाता है, यानी उसमें लगातार करंट फ्लो करने की वजह से वो क्या होते हैं, हीट अप हो जाते हैं, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर हैं जिसके ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। अगले टॉपिक की तरफ जल्दी से बढ़ जाते हैं, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रेजिस्टिविटी। अगला जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अब मैं तो कहता हूं मेरे शब्दों में कि भाई यहाँ पे तो मैंने नाम लिख दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब मेरे को बोलेंगे कि आप इसको डिफाइन करिए भाई, तो डेफिनेशन तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि हर एक कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, करंट को फ्लो करना, यानी सबका, जैसे हम लोग हमारी बॉडी की अपनी एक रेजिस्टिव एबिलिटी है, यानी इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं
तो हमारे शरीरों की जितने भी लोग हैं उन सबका रोगों से लड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। हो सकता है मैं किसी कंडीशन को अवॉइड कर सकता हूं, लेकिन आप उस कंडीशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वीक है, लेकिन मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो वैसे ही सारे के सारे जो मटेरियल होते हैं उन सब का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, अपना एक स्पेसिफिक यानी खास उनका एक प्रतिरोधक क्षमता होती है जो करंट के फ्लो को अपोज करते हैं। हर एक कंडक्टर के लिए ये अलग अलग होता है। तो इसको अगर हम अपने शब्दों में कहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं? द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस। द एबिलिटी ऑफ a conductor to produce resistance। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की अपनी जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है या जो अपोजिंग नेचर होता है उसका, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। चलिए रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए हम लोग एक बात करें कि आखिर ये रेजिस्टिविटी है क्या। अगर हम लोग अगर डेफिनेशन के ऊपर में चलें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस of the conductor of unit length and unit area of cross section। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कह रहे हैं किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो उसका वो रेजिस्टेंस है जब उसकी लंबाई 1 मीटर की हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का हो। तो वो जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी? रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो ये सारे कंडक्टर के लिए सेम होगा ये डेफिनेशन। यानी अगर हम किसी भी कंडक्टर का, किसी भी इंसुलेटर का, किसी भी एलॉय का अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का यानी मोटाई उसकी 1 मीटर स्क्वायर की हो, उसको ले करके और उसमें देखें कि वो कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन दिमाग में रखिएगा। चलिए रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये इक्वेशन 1 है, एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। नाउ join the equations। इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? R is proportional to L by A। अब ये जब प्रोपोर्शन का सिंबल अगर रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पे हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये क्या है? ये एक ग्रीक सिंबल है जिसको हम लोग कहते हैं रो, RHO, रो। इसको रो से डिनोट करते हैं। और ये रो क्या होता है? रो से मतलब होता है हमारा रेजिस्टिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अब इसको अगर हम लोग ले लें कि भाई रो इज इक्वल टू क्या होगा? रो इज इक्वल टू होगा R इंटू ए अपॉन L, R इंटू ए अपॉन L। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन L। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बड़े सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर में हमको करने को पड़ेंगे। और मैंने पहले भी बोला था इसके न्यूमेरिकल थोड़े से टफ हैं क्योंकि पॉइंट पॉइंट में आंसर आते हैं और पावर्स में इसको इंटू वगैरह करना पड़ता है। तो ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया हमको रो का। अब कह रहा है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। हम लोगों ने पहले ही रेजिस्टेंस में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हर एक मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। वो कितना अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, कितना करंट के फ्लो को बाधित कर रही है, कितना उसमें करंट इजीली फ्लो कर रहा है, उस पर रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे कि जो रेजिस्टिविटी भी है, तो हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी जो है अलग अलग होता है। जो भी मटेरियल होंगे उसकी रेजिस्टिविटी अपनी अलग अलग होगी। तो अब यहाँ पे अगर इस बात को अगर हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है किसी कंडक्टर का वो कितना है, 1 मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। अगर इस बात को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इंटू 1 अपान 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, देन रो इज इक्वल टू आर। ये कब हो रहा है, व्हेन ए कंडक्टर ऑफ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि जब किसी कंडक्टर की लंबाई 1 मीटर होगी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो वहां पे रो और आर दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर हो गए। तो यानी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यानी किसी कंडक्टर के अंदर में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वही उसकी क्या है, रेजिस्टिविटी है। यानी उसका वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टर का यही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब जो हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको मैं एक टेबल यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, बुक में दिया हुआ है, वो टेबल मैं यहाँ पे दे दूंगा फोटो खींच के उसका, आप उसको देखिएगा। सारे उसमें अलग अलग तरीके के जितने भी मटेरियल हैं उन सबका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसमें दिया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि सबका रेजिस्टिविटी कितना है। अब कह रहा है कि जो मटेरियल है हमारे, जैसे एलॉय वगैरह हैं, तो एलॉय में हम लोग एक नाम लेते हैं कि एलॉय है हमारा, अभी मैंने आपको बताया था निक्रोम। तो इस निक्रोम का जो रेजिस्टिविटी होता है, इट इज 60 टाइम्स मोर देन कॉपर। कॉपर से इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, 60 गुना ज्यादा है। यानी कॉपर का अगर रेजिस्टिविटी 1 है तो इसका रेजिस्टिविटी कितना है, 60 ओम। अगर कॉपर का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 60 ओम होगा। इसको हम लोगों ने जान लिया। यहाँ पे एक बात मैं थोड़ा सा बताना दिमाग से उतर गया। यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड आउट करें कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने जान लिया। और फॉर्मूले से उसका यूनिट निकालेंगे, फिर उसके ऊपर में मैं बात करूंगा आपको। तो फॉर्मूला हम लोगों ने जाना कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इसका रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। तो इस मीटर से ये कैंसिल हो गया। तो रो का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम इंटू मीटर। ठीक है ना, तो ओम मीटर इसका जो है वो एसआई यूनिट है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में भी पूछता है ये, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था निक्रोम वायर की। तो कॉपर का अगर रेजिस्टेंस 1 ओम है तो इसका कितना है, 60 टाइम्स है, क्योंकि निक्रोम क्या है, एलॉय है, इसमें मैग्नीज है, आयरन है, निकल है। तो ये सब मिला करके ये निक्रोम जो है वो तैयार किया गया है। तो यहाँ पे 60 टाइम्स से मतलब क्या है कि इसकी रेजिस्टिविटी है 60 टाइम्स। तो रेजिस्टिविटी है यानी ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वाई डू वी यूज द एलॉय अदर देन द मेटल्स फॉर द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में बनाने के लिए प्योर मेटल की जगह हम लोग एलॉय का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, और दूसरी कंडीशन ये है कि दे आर नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजिली ऑन हाई टेम्परेचर। उच्च ताप पे, हाई टेम्परेचर पे जाके वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, उसमें आग नहीं लगती है। ठीक है ना, शॉर्ट सर्किटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें हीटअप नहीं होंगे वो। तो हीटअप नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब आग नहीं लगेगी उसमें, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, बर्न नहीं होंगे। तो इसीलिए हम लोग एलॉय का यूज़ करते हैं। तो निकिल प्योर मेटल की जगह पे हम लोग एलॉय का यूज़ किस लिए करते हैं
क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और दूसरी बात है कि दे आर नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजिली एट हाई टेम्परेचर, तो वो उच्च ताप पे जल्दी से जलते नहीं है। तो ये दो टॉपिक के ऊपर में हम लोगों ने बात की। अब इस टॉपिक के ऊपर में मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो न्यूमेरिकल्स का आएगा। मैं 2-3 न्यूमेरिकल आपको करके बताऊंगा कि कैसे करना है, मैं कर दूंगा यहाँ पे, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। तो अगला जो वीडियो है उसके लिए इंतजार करिए। रेजिस्टिविटी के ऊपर में न्यूमेरिकल्स की वीडियो आएगी हमारी, और उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।